एम्बेसडर वोरा, डिप्लोमेटिकली इसको देखना होगा। हर देश जानता है कि युद्ध समाधान नहीं होता, लेकिन तब भी देश युद्ध लड़ते हैं। लेकिन अगर ईरान रिजॉर्ट्स टू अटैकिंग अदर कंट्रीज, यानी कि और देशों पर हमला करने की जो बात अभी स्टूडियो में हो रही थी कि सऊदी अरेबिया पर भी हमले क्या उन्होंने एक तरह से धमकी दे दी है, ये क्या ईरान करेगा? क्योंकि जीडी बख्शी सर कह रहे हैं भाई ईरान तो डूबने के लिए ही आगे बढ़ रहा है। वो कह रहे हैं तुम्हें भी डुबोएंगे, हम अगर खत्म हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट विल ईरान टेक दैट रिस्क सर? क्यों करेगा मैम? ये तो एक नॉर्थ अमेरिका की कहावत है कि जॉ इज बेटर देन वॉर, यानी जॉ से गाली दो एक दूसरे को, जंग मत करो। आजकल तो बैटल ऑफ द लिस्ट चल रही है। अच्छा तूने 3 की लिस्ट छापी है, मैं 11 की करूंगा। अच्छा तूने 11 की मैं 25 की करूंगा। ये बच्चों का खेल हो रहा है। व्हाई वुड ईरान अटैक सऊदी अरेबिया? क्योंकि वो अरब है और वो ईरान नॉन अरब है और शिया है? नहीं, मेरा ये मानना है कि ईरान इस समय अकेला पड़ा हुआ है मैम। वो बताने की कोशिश कर रहा है हिजबुल्लाह वालों को, हमास वालों को, हूथी वालों को कि टाइगर आप लोगों की बहुत पिटाई की है पश्चिमी देशों ने, इजराइल ने, कोई बात नहीं, मैं भी खड़ा हूं, मैं अभी भी आपकी रक्षा कर सकता हूं, तो आप अपनी लॉयल्टी को मत बदलिए। लेकिन मेरा ये मानना है मैम कि ईरान के जो मुल्ला लीडर्स हैं उसकी इकोनॉमी खत्म हो चुकी है, जैसा अभी जनरल साहब कह रहे थे, विच इज एब्सोल्युटली राइट। सोशल कोहेजन खत्म हो चुका है, अंतर्राष्ट्रीय छवि उसकी बर्बाद हो चुकी है। रूस नहीं जाएगा, रूस को क्या मिलेगा पंगा लेने से अमेरिका से? हाँ, वो चाहता है कि अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन के जरिए मैं रूस को कमजोर करूं, रूस चाहता है कि ईरान के जरिए मैं अमेरिका को कमजोर करूं। डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन कोई नहीं करेगा, कुछ मिलेगा नहीं। तो ये मेरा मानना है कि ईरान अकेला पड़ गया है और अल्टीमेटली एक डिप्लोमेटिक सोल्यूशन मिलेगा जिसमें ईरान कहेगा कि भाई टाइगर मुझसे गलती होगी थी, मुझे नहीं करना था, चलो तूने मार दिया हमारे लोग, अगली बार मत करना। हिजबुल्लाह कई साल पीछे चला गया है, हमास कई साल पीछे चला गया, अब हूथियों की बारी है। इजराइल इज फाइटिंग फॉर इट्स सर्वाइवल मैम, और जब सर्वाइवल का जंग होता है तो फिर नो होल्ड्स बार्ड। वो ईरान का उनका एक ही टारगेट है, उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को खत्म करना। बिल्कुल, और इसीलिए इस वक्त भी जब मैं आप सबसे बात कर रही हूं, कर्नल नेल तेल अवीव में एक बड़ी बैठक कर रही है पीएम नेतन्याहू। वो सुरक्षा बलों के प्रमुखों के साथ ये बैठक कर रहे हैं, क्योंकि जब ये कह दिया कि इजराइल बचेगा या ईरान, तो उनके लिए ये बैठक बहुत जरूरी है। रक्षा मंत्री योव गैलेंट उस बैठक में, मोज़ाड के जो हेड हैं डेविड बार्निया वो भी इस शामिल हैं। शिन बेट के प्रमुख रोनेन बार भी इस बैठक में शामिल है। आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी भी इस बैठक में शामिल हैं। ये अलग अलग संगठन जो एक इस देश के लिए काम करते हैं, शिनबेट है, मोज़ाड है, सबके हेड इसमें शामिल हैं। और सोचिए कि अब उसमें क्या मंथन हो रहा हो। कर्नल नैन, आपको लग रहा है इजराइल विल नॉट वेट, और अगर इजराइल हमला करता है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि इजराइल क्या आने वाले 24 घंटे में ये हमला कर सकता है, आपका आकलन क्या है? नहीं सुचारिता, इजराइल अभी जो करना चाह रहा है, इजराइल ने देख लिया दो बार जो अटैक किया गया है अप्रैल के महीने में, और अभी नेतन्याहू के जो ऊपर आया है, ये मिसाइल्स आई हैं ईरान की तरफ से, ये लोगों ने इसका आकलन कर लिया अभी कि अभी हमें इसका आगे क्या करने का है। देखिए, इनके फेवर में भी नहीं है, बॉर्डर भी नहीं मिलते हैं, एयर स्ट्राइक कितनी करोगे ईरान के ऊपर? यस, इनका 2 एम जरूर हैं, रेजिम चेंज कैसे की जाए और जो इनका न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उसको कैसे खत्म किया जाए। पेट्रोलियम वगैरह पे अटैक नहीं करेंगे, जैसे कि अभी जनरल साहब बता रहे थे कि इन्होंने भी धमकी दे रखी है अगर आप हमारी पाइपलाइन तोड़ोगे तो हम पूरे गल्फ की पाइपलाइन खराब कर देंगे ताकि किसी को तेल ही ना मिले। लेकिन अमेरिका को तो तेल कनाडा से मिल रहा है, भारत को भी अभी 60% के करीब रशिया से आ रहा है, अब कुछ सऊदी अरब से है हमारा, कुछ हमारे जैसे देश हैं जिनकी आर्थिक स्थिति में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन जो मीटिंग अब हो रही है, देखिए सुधारिता, कल सवेरे से ग्राउंड ऑफेंसिव नहीं रुके हैं। यूएन की फोर्सेज जो कि नॉर्दर्न इजराइल और लेबनान के बीच में बैठी है, उनकी भी रिपोर्ट आ चुकी है कि उनको इन्फॉर्म किया गया था इजराइल के आईडीएफ फोर्सेज द्वारा कि हम लोग रेड्स के लिए अंदर जा रहे हैं और वापस आएंगे। ये सबको मालूम चल गया है। नाउ दे आर ट्राइंग टू वर्क आउट कि इनके पास एक UDF-57 एक जैसे जार बॉम्ब है रशिया का, इनके पास एक बॉम्ब है, लेकिन वो ये F-14EX जो है उसके थ्रू ये मारते हैं। अब ये आकलन कर रहे हैं कि जहां पे भी ये मिसाइल, जैसे इन्होंने गाजा में किया था, जहां भी हिजबुल्लाह की अब ये टनल्स बनी हुई हैं, अब एक तरफ से कहने को ये रेड्स हैं, पर मेरा मानना है एक्शन वही होगा जो गाजा में हुआ था, जो नॉर्थ गाजा से हमने देखना शुरू किया था, वो यहाँ पे भी होगा। कब ईरान पे अटैक होगा? मेरा मानना यह है कि ईरान के ऊपर अटैक ये करेंगे जरूर। इनके पास में अभी एक
बहाना तो मिल गया है और इनके पास वो कंपल्सन नहीं है जो ईरान को थी। ईरान को क्या था, जो ईरान के प्रॉक्सी थे, हिजबुल्लाह हो, हूती हो या हमास, तो खैर खत्म ही हो गया एक तरीके से, ये सब चिल्ला रहे थे हमारा माई बाप कहाँ है, हमें इतने थप्पड़ पड़ रहे हैं, वो चुपचाप क्यों बैठा है। तो एक तो उसमें इसको एक्शन करना जरूरी था ईरान को, दूसरा इंटरनल मजबूरी थी ईरान की कि अगर ये खुमैनी अगर ये अटैक के लिए ऑर्डर नहीं करता या भी ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स इस पे एक्शन नहीं करते, तो अंदर से भी विद्रोह उठने की वहां पे प्रॉब्लम है। सर एक सवाल इसी से जुड़ा है, क्योंकि आपने कहा कि ये ईरान के लिए एक मजबूरी थी, लेकिन इजराइल इसे क्या उस तरह से देखेगा कि हमने हमले किए हैं तो उसके जवाब में आया तो हम अभी थोड़ा रुक जाते हैं। कर्नल सिंह, समस्या ये है कि जो F-35 का जो बेस था, जरा वो तस्वीरें भी दिखा दीजिए, F-35 का जो बेस था वो पूरी तरह से इन्होंने डिस्ट्रॉय किया, उसकी तस्वीरें आई हैं। अब ये कोशिश ये है कि इनकी कैपेबिलिटीज को एक तरह से अटैक किया जाए, इन पर भी एक हमला किया जाए, लेकिन जैसा मैंने कहा एक देश का दूसरे देश पर हमला है ये। इजराइल क्या इसे जाने देगा बिना जवाब? पहली बात, जहां तक F-35 की है, मुझे लगता है ईरान शायद सपना देख रहा होगा कि F-35 कोई भी टारमैक के ऊपर अकेला खड़ा करता है। इंडिया तक में हम अपने सारे जो जहाज हैं वो एयरक्राफ्ट बेस जो अंदर बने होते हैं, ब्लास्ट प्रूफ बेस, उनमें खड़ा किया जाता है, ऐसे छोड़ा नहीं जाता। यस, डैमेज टू दी एयरपोर्ट कैन टेक प्लेस, एयर स्ट्रिप कैन टेक प्लेस, वो भी टेम्परेरली। आपको भी मालूम है 4 से 6 घंटे में एक स्ट्रिप को कैसे तेजी से ठीक किया जा सकता है, ये काबिलियत सबके पास है। जहां तक बात है इजराइल की, इजराइल को एक अपॉर्चुनिटी चाहिए थी कि ये कंट्री वाइज हम इसमें ईरान के ऊपर अटैक कर पाएं, क्योंकि अब तक जितने भी अटैक थे वो प्रॉक्सी द्वारा थे। इवन हानिया के केस में ऑलरेडी ईरान ने डिक्लेयर कर दिया था कि चलिए जी हमने स्ट्राइक करके अपना बदला पूरा कर लिया, बाकी आपके ऊपर है। जैसा कि इस बार भी वो कह रहे हैं कि हमारा बदला नंबर 2 हो चुका है, अब तो इजराइल के ऊपर है कि वो क्या करेगा। इजराइल एक मॉरल अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था जिसमें अब वो जो स्ट्राइक करेगा इट विल बी अ मीनिंगफुल स्ट्राइक। ये वो स्ट्राइक होगी जो हर्ट करेगी, और वो हर्ट उतना करेगी ईरान को कि ना केवल इजराइल उसको हर्ट कर रहा है, इवन ईरान हर्ट फील करेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि जिस तरह के स्ट्रैटेजिक टारगेट्स का लेआउट 6 से 8 टारगेट जो टाइप के बातों चल रही हैं, उनमें से तो मैं कह रहा हूं किसी एक के ऊपर भी अगर स्ट्राइक करी तो इट विल हर्ट ईरान वेरी बैडली। सबसे बड़ी बात, Iran will be hurt worldwide, internationally. Iran will be hurt even from the OIC point of view. कि आप हमें क्या अपने साथ लेना चाहते हो, अपने आप को तो आप प्रोटेक्ट कर नहीं पाते हो। आपकी अपनी कंट्री में आपका कितना बुरा हाल है, आप क्यों अपना राजमहल छोड़कर दुबकते फिर रहे हो इधर से उधर, अगर आप इतने ज़्यादा तेज हो और अपने आप को फन्ने खां समझते हो। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि इस समय बॉल इज़ विद इजराइल एंड इजराइल कैन प्ले हैवॉक विद इट। और इस समय जो समय लग रहा है इजराइल को वो डिसीजन लेने के लिए, मुझे लगता है कम से कम 10 से 15 टारगेट वो सेलेक्ट करेंगे, उसमें से स्ट्रैटेजिकली प्रायोरिटाइज करेंगे, और आप देखेंगे कि इस बार अकेले किसी एक टारगेट पर स्ट्राइक नहीं होगी, मल्टीपल टारगेट पर स्ट्राइक होगी, एंड वो वहाँ होगी जहाँ ईरान को अच्छे से हर्ट किया जाएगा। उसका जो विल है, उसकी जो रेपुटेशन है, वो सारी की सारी ज़मीन पर आ जाएगी कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। वो कौन सी एयरफोर्स, कौन से टैंक बचा पाएंगे जब एक बार इजराइल अपना जो भी सिस्टम ऑपरेट कर ईरान के ऊपर एक ऐसा अटैक करेगा जो अपने आप में मिसाल। मैं एक चीज़ बता देती हूँ,